ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ तौर पे ਜਿਹੜਾ है इंडिया की मार्केट है वो किस तरह ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ है? देखिए, इंडिया का जो मार्केट है वो तो काफ़ी बड़ा है। इंडिया में हर साल 45 मिलियन टन आलू बनता है, और इसलिए हम यहाँ पे हैं क्योंकि चाइना के बाद ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमने जो देखा है यहाँ पे कि जो मशीन्स और जो टेक्नोलॉजी है ये 40-50 साल पहले जो यूज़ होता था यूरोप में, अभी भी हम वही टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम देख रहे हैं अगले 5 सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डबल करना, तो फार्म मैकेनाइजेशन को तो आना ही होगा। ये महंगी हैं, बट अगर आप देखो कि कितना जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्टिविटी जितना देखते हैं खास करके नॉर्थ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान जो है स्मॉल स्केल पर हैं जी, बहुत छोटे किसान है, और ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ है? जी, मसला तो सही कहा आपने कि बड़ा मसला है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कि कंपनियां जैसे ITC कर रही है, मैकेन्स, पेप्सिको भी कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मर्स के साथ डील करते हैं, और जो बीच में मिडिल मैन है ये सारे चले जाते हैं। जो फ़ायदा होता है एंड में वो किसान को होता है और इन कंपनियों को होता है। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है जो कि सभी छोटे फार्मर्स को एक साथ लेके आते हैं इकट्ठा, और जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली उनको जाता है। और क्योंकि ये कंपनियों के पास रिसोर्सेज भी होती हैं कि ये बड़ी मशीनें खरीद सकें, लेकिन जो फ़ायदा है मशीन का सारे फार्मर्स को होता है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आजकल कस्टम हायरिंग बैंक्स को इनकरेज कर रही है। तो कोई बंदा अगर इस तरह का बैंक्स करना चाहे तो उनको भी सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से। तो सारी मशीनें एक जगह होती हैं और इनको लीज आउट किया जाता है। तो छोटे फार्मर्स जो एफोर्ड नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, ये वहाँ से ले सकते हैं सस्ते दामों पे, अपना काम किया फिर वापस कर दिया। तो ये भी एक बढ़िया सोल्यूशन है छोटे फार्मर्स के लिए जिनका फार्म साइज़ बहुत छोटा है। कोऑपरेटिव के एग्रीकल्चर को कैसे देखते हो? क्या वो भी सोल्यूशन है? मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है इंडियन एग्रीकल्चर का वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और कस्टम हायरिंग, यही 2 इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर किसान गरीब हैं, ये तो कभी खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से किया जाए, ये दोनों तकनीक को अडॉप्ट किया जाए, तब तो कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें। तो कोऑपरेटिव सोल्यूशन नहीं हो सकता है? जो सहकारी लहर होती है उसके ज़रिए किसान इन मशीनों को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो होता ही है कि एक ग्रुप बनता है, कोऑपरेटिव बनता है, और सारे लोग उसी को करते हैं जो कंपनी चाहती है। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हमें पुखराज वैरायटी चाहिए, तो सारे फार्मर्स वही करते हैं और डायरेक्टली कंपनी को ही सप्लाई करते हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ पहुँच सके? जी, सबसे बड़ा फ़र्क तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जो सब्सिडीज़ हैं वो सस्ती मशीनों पे मिलती हैं, और जो लोन्स वगैरह का सिस्टम है वो बड़े फार्मर्स ले जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। सब्सिडीज़ बड़े फार्मर्स को मिलना चाहिए ताकि वो नया टेक्नोलॉजी बाहर से ले आ सकें, और लोन्स वगैरह छोटे फार्मर्स को मिलना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा उन्नति कर सकें। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज होने की ज़रूरत है। और आजकल हो रहा है डेवलपमेंट, लेकिन यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा।
अपने को अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डबल करनी है अगले 5 सालों में, हमारा पॉपुलेशन भी 1.2 बिलियन है, तो इसको अगर फीड करना है और फूड सिक्योरिटी लानी है सोसाइटी में, तो हाई टेक टेक्नोलॉजी जैसा हमारा है इसको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा कंट्री में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है तो उन्होंने भी फ़ायदा हो सके? जी देखिए, प्राइस तो ज़्यादा है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि एक मशीन आपने खरीदी महंगी वाली, आपने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, उसके बाद आपने इसको लीज़ किया दूसरे फार्मर्स को, तो 2-3 सीज़न में तो आपको पूरा उसका कॉस्ट निकल आना है। उसके बाद तो जो भी आप कर रहे हो वो तो प्रॉफिट है ना। और इसको आप 5 साल भी चलाओ, 10 साल भी चलाओ, तो जो क्वालिटी जिस तरह की है मशीन है ये तो ख़राब नहीं होने वाली। तो 10 साल के बाद भी आप इसका बेनिफिट्स ले रहे हो, तो अगर आप प्रोपोर्शनली देखो तो ये एक्चुअली सस्ती मशीन है। भले ही आपको इनिशियली ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, ज़्यादा महंगा लगे, लेकिन 5 साल 6 साल अगर देखो आप तो ये सस्ती पड़ेगी आपको। ਇਹ ਸੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ।